ये देखकर कि चेन किंघे, जो और करीब आ रहा था, फिर से गति बढ़ाने लगा, उसके पीछे का मजबूत आदमी दंग रह गया, लेकिन फिर वह शांत हो गया। और भी अधिक गुस्सा, उसके सामने वाला आदमी इतने दिनों से उसके साथ चाले चल रहा था, वह उसे अपने हाथों से कैसे छूटने दे सकता था। अगर यह बात कबीले को बता दी गई, तो वह अपनी इज्जत कैसे बचा पाएगा। क्रोधित बलवान व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय उसकी कमर पर लगा टोकन अचानक चमक उठा, और उसी समय एक संदेश तेजी से उसके कानों में आया। जिस बलवान व्यक्ति को ये संदेश मिला, उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। क्या बेस पर हमला हुआ? ये बुरा है, मुझे मूर्ख बनाया गया है। इस समय मजबूत आदमी को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया, और चेन किंगहे को देखते हुए जो आगे और आगे बढ़ रहा था, मजबूत आदमी ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि पीछे मुड़ गया। तेज गति, इस व्यक्ति की तुलना में निश्चित रूप से अमर वसंत अधिक महत्वपूर्ण है, और ये परिवार द्वारा सौंपा गया कार्य भी है। यदि कार्य असफल हो जाता है, तो चाहे वह कुछ भी कहे, उसे परिवार द्वारा दंडित किया जाएगा, और उसका अपराध अस्वीकार्य है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि दुश्मन अभी तक सफल नहीं हुआ है। हालांकि अभी अभी उसे लड़के का रूप याद आया था। युद्ध में फिर कभी उससे मिलने का मौका मिलेगा, उस समय वह अपना गुस्सा निकालने के लिए इस लड़के से खुद ही छुटकारा जरूर पालेगा। सामने ताकतवर आदमी को वापस जाते देख चेन किंगहे को राहत मिली। अगर वह उसका पीछा करता रहा, तो शायद वह उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। बिना किसी चिंता के चेन किंगहे ने गुंजाइश महसूस की। युद्ध की शुरुआत में ही वह जल्दी से नीचे उतर गया। आखिरकार भले ही वह 3 फूलों के साम्राज्य का योद्धा था, लेकिन जल्दी से जल्दी नीचे उतरना कोई आसान काम नहीं था। लड़ाई का मैदान, उसका मिशन पूरा हो चुका था, और अब कुछ आत्माओं को इकट्ठा करने और फिर सुरक्षित रूप से सीमा नोड पर लौटने का समय था। जैसे ही चेन किंगहे धीरे धीरे युद्ध के मैदान के पास पहुंचे, उसने ये भी देखा कि सामने अभी भी लड़ाई जारी है। हालांकि उनके रवाना होने से पहले की तुलना में उनके सामने लड़ाई का पैमाना बहुत छोटा था, लेकिन जमीन पर ढेर सारी लाशें इस लड़ाई की क्रूरता को दर्शाती थीं। ये देखकर चेन किंगहे ने मन ही मन आह भरी। जो लोग लाभ के पीछे भागते हैं, वे लाभ के जाल में फंस जाएंगे। युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु भाग्य से निर्धारित होते हैं। चेन किंगहे ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली और युद्ध के मैदान में पहुंचते हुए बहुत पहले से तैयार किए गए टिड्डे के पत्तों को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि वह अपने आसपास की आत्माओं को नहीं देख सकता था। चेन किंगहे हर बार जब वह एक आत्मा को अवशोषित करता है तो महसूस कर सकता है, और टिड्डे के पत्तों पर काली चमक गहरी हो गई है। बड़ी संख्या में आत्माओं के आने से चेन किंगहे भी खुश दिखे। ये सभी आत्माएं थीं। दोनों डोमेन से सावधानीपूर्वक चयन किया गया था, और गुणवत्ता के साथ कोई समस्या नहीं थी। इस बार जब वो कबीले में वापस आया, तो परिवार निश्चित रूप से समृद्ध होगा, जिसने चेन किंगहे को उस युद्ध के बारे में अधिक आशान्वित किया, जिसका परिवार सामना कर सकता था। भविष्य, इस तरह चेन किंगहे भविष्य के किनारे पर भटक गया। युद्ध के मैदान में घूमते हुए, मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करते हुए, युद्ध से बचते हुए। जहां तक भयंकर युद्ध की बात है, चेन किंगहे ने अगर संभव हो तो इसे टाला और हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। भले ही इसमें बहुत सारी आत्माएं थीं, लेकिन यह उसके लायक नहीं था। जोखिम, आखिरकार अभी भी काफी समय था, और परिवार को दूसरों के लूटने के लिए आने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेटा, नीचे जाने का कोई रास्ता सोचो। दूसरी तरफ चेन किंगचिंग, जो अभी भी भीषण युद्ध में था, अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनने के बाद इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वहां 10 युगी क्षेत्र थे। योद्धा हवा में भयंकर लड़ाई कर रहे थे, और उसके सामने 70 वर्ष से अधिक उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। उनकी इसी टीम में भी 5 लोग हैं। 4 वे भी बाहरी क्षेत्र में हैं। इस बार उनका मिशन बहुत सरल है। उन्हें सफल माना जाएगा यदि वे 5 योद्धाओं को रोक सकें, एक ही क्षेत्र में। इसके बाद उन्हें 5 योगदान अंक मिल सकते हैं। अगर वे उन्हें मार सकते हैं,
तो यह और भी बेहतर होगा। दुश्मन की ताकत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन यह है अभी भी उनकी इसी टीम की तुलना में थोड़ा खराब है। हालांकि वह अभी अभी बाहरी क्षेत्र में पहुंचा है। म्यू लाओ के मार्गदर्शन में चेन किंगचेंग ने तेजी से प्रगति की। हालांकि इस समय उसका दुश्मन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। एक कठिन लड़ाई के बाद वह पहले से ही इस व्यक्ति की कठिनाई को महसूस कर चुका है, और इस बूढ़े व्यक्ति ने भी 2 जुबान स्तरीय दाचेंग युद्ध कौशल, एक हमला और एक बचाव, जो काफी चतुराई से समन्वित हैं। इसलिए इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। उसे अपनी पूरी ताकत लगाने और पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन चेन किंगचेंग अपनी ताकत को बहुत ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता। मौत से लड़ने के बजाय चेन किंगचेंग, जो परिवार के लक्ष्य को ध्यान में रखता है, उन चंद योगदानों में दिलचस्पी नहीं रखता। अंक म्यू लाओ द्वारा याद दिलाए जाने के बाद चेन किंगचेंग का मन भी तेजी से बदल रहा है। यदि वह अब युद्ध छोड़ देता है तो बाद में इसे समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन म्यू लाओ की रक्त नदी और उसकी बाहों में जांग होंगचेन दोनों को अवशोषित करने की आवश्यकता है। खून अब खून नीचे नदी की तरह बह रहा है, और यहाँ तक कि युकी क्षेत्र के योद्धा भी घायल हो गए हैं। अब खून को सोखने का अच्छा समय है। उसे कोई रास्ता सोचना चाहिए। कुछ सोचने के बाद चेन किंगचेंग की आंखें शीघ्र ही निर्णायक बन गया। जब सामने वाले बूढ़े व्यक्ति ने उस पर फिर से हमला किया तो चेन किंगचेंग के शरीर के बाहर की सुरक्षात्मक क्यूई अचानक बिखर गई, जैसे कि उसका कुछ खून और क्यूई समाप्त हो गया हो। जिस प्रतिद्वंद्वी ने इस दोष को देखा, उसकी भी आंखें चमक उठीं, और उसने तुरंत चेन किंगचेंग की छाती पर कई हमले किए, बिना किसी नुकसान के। संकोच प्रत्येक हमले में भारी मात्रा में क्यूई लगी। चेन किंगचेंग, जो मारा गया, टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह था और तेजी से नीचे गिर गया। यह महसूस करने के बाद कि चेन किंगचेंग की सांस कमजोर थी, बूढ़े व्यक्ति ने उसका पीछा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। और उसे पूरा विश्वास था कि उसके द्वारा मारे गए कुछ घूंसे ही उस बच्चे को मार डालने के लिए पर्याप्त थे। ये सोचकर बूढ़ा आदमी बहुत गर्वित हुआ। ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी थोड़ा अपरिपक्व था और उसकी तुलना उस लड़के से नहीं की जा सकती थी जिसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। नीचे चेन किंगचेंग, जो युद्ध से सफलतापूर्वक बच निकला था, भी जमीन पर पड़ा था। दोनों तरफ लाशों का ढेर पहले ही लग चुका था, सूख चुका था, और लाशों में खून पहले ही बह चुका था। घावों से बहकर नीचे की मिट्टी में चला गया, जिससे मूलतः काली मिट्टी और अधिक गहरे भूरे रंग में रंग गई। जैसे ही चेन किंगचेंग जमीन पर गिरा, उसके पीछे खून के रंग की नदी की एक धारा पहले ही चुपचाप जमीन में समा चुकी थी। नदी के बीच में एक अजीब सा पौधा था जिसके पूरे शरीर पर कांटे थे। ये वही झांग होंगचेन था जिसे चेन किंगचेंग ने इस बार बाहर निकाला। ये चीज कबीले के सबसे ताकतवर व्यक्ति को दी जानी चाहिए थी, ताकि यह ज्यादा सुरक्षित रहे। हालांकि परिवार द्वारा कुछ विचार विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि चेन किंगचेंग को इसे लेने देना सबसे उचित था। आखिरकार एक लकड़ी का बूढ़ा व्यक्ति था जो उस पर खून का कुशल था। जब जांग होंगचेन को काले रंग में लगाया गया था, नीचे मिट्टी में जो पत्ते थोड़े सुस्त थे वे अचानक ऊर्जावान हो गए, और यहाँ तक कि पौधे पर कांटे भी अधिक से अधिक लाल हो गए। जब आसमान में भीषण युद्ध चल रहा था, खून बह रहा था जो तेजी से मिट्टी में घुस गया था। चेन किंगचेंग के नीचे की ओर इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जांग होंगचेन, जिसने रक्त को अवशोषित किया, देखा अधिक से अधिक लाल, और धीरे धीरे एक चमकदार लाल पंखुड़ी उसके गोलाकार शरीर पर धीरे धीरे बढ़ी। यह जांग होंगचेन के जांग होंगहुआ में रूपांतरण की प्रक्रिया थी। जब तक इसमें 9 पंखुड़ियां होंगी, ये पूरी तरह से एक गहरे लाल रंग के फूल में बदल जाएगा। जब खून इकट्ठा होता है तो उसके पास बहने वाली रक्त नदी भी समय समय पर खून की कुछ बूंदें खींच लेती है और रक्त नदी में विलीन हो जाती है। ये युद्ध के दौरान युगी क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा बहाया गया रक्त है। उपरोक्त लड़ाई जारी रही।
लेकिन चेन किंगचेन के पीछे हटने के कारण टीम के अन्य योद्धा नुकसान में थे। चेन किंगचेन, जो जमीन पर लेटा हुआ था, ने जब ये देखा तो धीमी आवाज में पूछा, मुलाओ, इसमें कितना समय लगेगा? उसने बस घायल होने का नाटक किया और भाग निकला, लेकिन वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं पड़ा रह सकता था, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। युद्ध के बाद संवाद करना कठिन हो गया था, इसलिए उन्हें पर्याप्त रक्त अवशोषित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना पड़ा और फिर युद्ध के मैदान में लौटना पड़ा। यह आ रहा है, यह आ रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ये देखकर चेन किंगचेन केवल इंतजार करना जारी रख सकता था, लेकिन इंतजार करते समय वो पकड़ना नहीं भूला। टिड्डी का पत्ता अपने हाथ में लेकर अपने आसपास मरी हुई आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेगा। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद कौन जानता है कि ये आत्माएं कहाँ तैरकर जाएंगी। इस समय चेन किंगचेन को अचानक अपने हाथ में टिड्डी के पत्ते में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उससे उसे छीन रहा हो। इससे चेन किंगचेन घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार के अलावा और भी लोग हों, जिन परिवारों को भी इस चीज में दिलचस्पी है? चेन किंगचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने सिर को थोड़ा झुकाया और चारों ओर देखा। इधर उधर देखते हुए उसने जल्दी ही कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी समान रूप से आश्चर्यचकित आंखें देखीं। इस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद चेन किंगचेन का चेहरा स्तब्ध रह गया। भाई किंगे कबीले, तुम यहाँ क्यों हो? चेन किंगचेन की नज़र जिस डरपोक आकृति पर पड़ी, वह कोई और नहीं बल्कि चेन किंगहे था, जो युद्ध के किनारे आत्माओं को अवशोषित कर रहा था। चेन किंगचेन को लाश की तरह जमीन पर पड़ा देखकर चेन किंगहे की अभिव्यक्ति भी जम गई। उसने बताया कि उसे क्यों लगा कि यहाँ बहुत कम आत्माएं हैं। पता चला कि यहाँ कबीले के लोग थे। चेन किंगचेन को ऐसी हालत में देखकर चेन ने कहा। किंगहे ने भी आह भरी। अप्रत्याशित रूप से ये कुल भाई उससे अधिक कुशल था और वह बस जमीन पर लेट गया और मृत होने का नाटक किया। इसके बाद उन दोनों ने नीचे भी शांति से बातचीत की। अपनी अपनी टीमों और उनके स्थानों के बारे में जानने के बाद चेन किंगहे ने धीरे से बात की। मुझे अभी भी रास्ते में आत्माओं को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं और बात नहीं करूँगा। भाई किंगचेन, कृपया सावधान रहें। भाई, धीरे चलो और अपना ख्याल रखना। दोनों लोगों ने एक दूसरे को ईमानदारी से देखा और एक दूसरे को संजोया और फिर चेन किंगहे चुपचाप दूर चले गए। चेन किंगचेन के लिए चेन किंगहे बहुत चिंतित नहीं है। आखिरकार ये कबीला भाई न केवल होशियार है, लेकिन उसके साथ बूढ़ा आदमी भी है। उम्मीद है कि वह दूसरे कबीले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सदस्य चेन किंगहे को और भी अधिक चिंता इस बात की थी कि चेन किंगमेंग और अन्य आदिवासी, दुर्भाग्य से उसे रास्ते में कोई अन्य आदिवासी नहीं दिखा। आखिरकार सीमा बहुत बड़ी थी। बेटा, ठीक है, बहुत दूर चले जाने से बेहतर है कि बहुत दूर चले जाएं। आज इस अंतिम संस्कार की दुनिया ने बहुत सारा खून सोख लिया है। अगर तुम इसे सोखते रहोगे तो दूसरों को कुछ असामान्य दिखाई दे सकता है। अपने कानों से ये शब्द सुनकर चेन किंगचेन खुद को रोक नहीं पाया और द बरियल ऑफ द रेड डस्ट पर नजर डाली। अभी भी सिर्फ एक पंखुड़ी थी और वो भी आधी ही खिली थी। पंखुड़ियों का रंग अभी तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है, जिससे पता चलता है कि वो इस चीज को पूरी तरह से विकसित करना चाहता था। वास्तव में इसे सामने आने में काफी समय लगेगा। मैंने म्यू लाओ को पहले ये कहते सुना था कि यदि संभव हो तो इसे जमीन पर लगाना सबसे अच्छा होगा, ताकि 100 मील के दायरे में योद्धाओं द्वारा बहाया गया खून लगातार आकर्षित हो सके। हालांकि लड़ाई भयंकर है, अगर यह बात बिना किसी की रक्षा के है, तो आपको सबसे अधिक संभावना है कि आपकी खोज की जाएगी और लाभ नुकसान से अधिक होगा। ये देखकर कि ऊपर की लड़ाई खत्म हो रही थी, चेन किंगचेन ने अपने घायल शरीर को फिर से उनसे मिलने के लिए आगे खींचा। उस व्यक्ति ने पहले भी उसे मारा था और वह नहीं बचा था। बिना किसी चोट के, लेकिन परिवार के टिड्डे के पत्तों के साथ, यहाँ तक कि सबसे गंभीर चोटों को केवल मामूली चोटें ही माना जा सकता है। यदि उसका अभी इलाज नहीं किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों के संदेह से बचने के लिए टीम
अब जब वह अपने घायल शरीर को युद्ध में घसीट रहा था तो टीम के अन्य 4 लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ऊपर बूढ़ा आदमी जो दूसरों के साथ उसके सामने वाले व्यक्ति को घेर रहा था, उसने चेन किंगचेन को देखा जिसे उसने कई बार मुक्का मारा था, फिर से उसकी ओर दौड़ा और वह मदद नहीं कर सका। लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखती है। उसका पिछला हमला मांस पर हुआ था और उसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा ने हमले का अनुसरण किया और मांस पर हमला किया। लड़के के आंतरिक अंग तार्किक रूप से ऐसी चोट पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का अभी भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। अगर ऐसा है तो वह फिर से ऐसा करेगा। वो ये भी देखना चाहता था कि क्या इस बच्चे को सचमुच पीट कर मारा नहीं जा सकता। जब दोनों के बीच लड़ाई जारी रहने वाली थी तो अचानक झोंक के पीछे से एक कानफोड़ू ढोल की आवाज आई। यह आवाज पूरी दुनिया में गूंजी और सीमाओं के पार भी फैल गई। झोंक में जिस किसी ने भी यह आवाज सुनी वे अब लड़ना नहीं चाहते थे और पीछे हट गए। इस समय चेन किंगचेन के विरोधी कोई अपवाद नहीं थे। जब कई लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे तभी पीछे की ओर से एक जोरदार घंटी की आवाज आई। ये सुनकर टीम के नेता ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और जल्दी से कहा, पीछे हटना। जाहिर है घंटियों और नगाड़ों की आवाज दोनों क्षेत्रों द्वारा पीछे हटने का संकेत था। टीम के अन्य 3 लोगों को ये देखकर थोड़ी दया आई। आखिरकार अगर लड़ाई जारी रही तो शायद वे विजेता का फैसला कर सकते थे, 1 या 2 दुश्मनों को मार सकते थे और अधिक योगदान अंक प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब जब सेनाएं वापस जा रही हैं तो निस्संदेह उन्होंने यह मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन फसल बढ़िया नहीं है। कई लोगों ने चेन किंगचेन को देखा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार चेन किंगचेन बहुत बुरा नहीं था और उसकी हालत उसकी प्रतिभा को उखाड़ फेंकने का नतीजा हो सकती है। इसके अलावा उसने फिर भी चुना। वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध में शामिल हो गए, इसलिए कहने को कुछ नहीं था। जब दुश्मन पीछे हट गया तो चेन किंगचेन रुक गया। इस युद्ध से दूसरों को तो कोई खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। उसने न केवल एक निश्चित राशि एकत्र की, बल्कि मात्रा आत्माओं के अलावा उसने बहुत सारा रक्त भी सोख लिया। घंटियां और ढोल एक साथ बजने लगे और दोनों क्षेत्र एक के बाद एक पीछे हट गए, मानो उनका कोई अस्तित्व हो। मूक सहमति, यहाँ तक कि जो कोहरा पहले छंट गया था वह भी सभी के पीछे हटने पर पुनः सीमा पर छाने लगा, जिससे यहाँ एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन वास्तव में ये 2 क्षेत्रों के बीच युद्ध की शुरुआत मात्र है। आखिरकार इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल कंट्रोलिंग क्यूई दायरे का योद्धा था। कंट्रोलिंग क्यूई दायरे में 5वें स्तर के स्वर्ग और मनुष्य एकता दायरे के योद्धा भी लड़ने के लिए नहीं आए। ऊपर के कॉन्सेंट्रेटिंग स्पिरिट दायरे के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। मैं नहीं जानता कि अगली लड़ाई कब होगी। हालांकि इस लड़ाई के अनुभव के साथ चेन किंगचेन घबराया हुआ नहीं लग रहा था। संक्षेप में, अगर वो बच सकता तो बच जाता और सब कुछ ठीक था। उसकी जान बचाने पर आधारित। मैं नहीं जानता कि अन्य आदिवासी लोग कैसे हैं। चेन किंगचेन चिंतित दिखे। सीमा के 23वें नोड पर चेन किंगहे वापस आ गया था। हालांकि जब वह वापस लौटा तो उसने टीम के अन्य लोगों को नहीं देखा, जिससे चेन किंगहे को थोड़ी निराशा हुई। क्या वे इस मिशन में विफल हो गए? चेन किंगहे के लिए मिशन की विफलता कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उसे दूसरों की मौत की चिंता नहीं थी। उसे चिंता इस बात की थी कि भविष्य में उसकी क्या व्यवस्था होगी। क्या वह अकेले एक टीम होगा या उसे अन्य टीमों में शामिल किया जाएगा? अगर टीम के दूसरे लोग भी मर गए तो क्या उसे दोषी ठहराया जाएगा? अगर उस पर शक किया गया कि उसने ही यह सब किया है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही चेन किंगहे ये सोच रहा था, उसने दूर से कई आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। वे लिन युवानजू और टीम के अन्य सदस्य थे। इससे चेन किंगहे ने सोचना बंद कर दिया और साथ ही उसके
शरीर में आंतरिक ऊर्जा उलट गया, जिससे उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसका मूल रूप से स्थिर शरीर थोड़ा अस्थिर लगने लगा। सामने वाले का बचाव करना और अपनी कमजोरी को छिपाना। युद्ध में क्या करना चाहिए? आखिर यह युद्ध परिवार की रक्षा के लिए नहीं है। चेन किंगहे की निगाहों का सामना करते हुए लिन युवानजू और अन्य लोग जल्दी से उतर गए। हालांकि इस समय लोग पहले की तरह सुरुचिपूर्ण नहीं थे। यहाँ तक कि सबसे मजबूत लिन युवानजू और लेई सोंग भी इस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब वे उतरे और चेन किंगहे को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों में और भी आश्चर्य था। क्या आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं? चेन किंगहे अवाक रह गया। वह तो सिर्फ क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर का योद्धा था। वह क्यों नहीं बच सका? हालांकि चेन किंगहे ने धीरे से कहा, मैंने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई और मैं भाग्यशाली था कि इस व्यक्ति से बच निकलने में सफल रहा। ये सुनने के बाद कई लोगों को भी लगा कि चेन किंगहे के शरीर में कुछ गड़बड़ है और उनके चेहरे पर संदेह गायब हो गया। उन्होंने पूछा कि चेन किंगहे ने उस व्यक्ति को आकर्षित करने की पहल करने की हिम्मत क्यों की। ये पता चला कि उसके पास ऐसा तरीका था और ये देखा गया कि चेन किंगहे की हालत भी उनसे बेहतर नहीं है। लेकिन जब चेन किंगहे ने ध्यान से देखा तो उसे अचानक पता चला कि केवल 3 लोग ही वापस आए थे और फिर उसने आश्चर्य से पूछा, दूसरा व्यक्ति कहाँ है? लेई सोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हम अमरता के फव्वारे को नष्ट करने के बाद पीछे हटने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां तैनात लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। भाईजी दुर्भाग्य से युद्ध के दौरान मर गए। ये वास्तव में अफसोस की बात है। चेन किंगहे ने भी ये सुनकर आह भरी। युद्ध सिर्फ एक खेल नहीं है और यह असामान्य नहीं है। क्यूई नियंत्रण क्षेत्र में एक योद्धा जो परिवार की मृत्यु की जिम्मेदारी ले सकता है। यद्यपि हम एक ही टीम में थे, फिर भी एक साथी को दिवंगत होते देखना कुछ लोगों के दिलों को छू गया। लेकिन इससे चेन किंगहे को थोड़ा और दृढ़ निश्चय महसूस हुआ। इस युद्ध में उसे जीवित बचकर अपने परिवार के पास लौटना होगा। आखिरकार वह अपने परिवार की आशा है। बगल में लिन युवानजू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह बनी रही और फिर उसने अपने हाथ में टोकन पर काम किया और साथ ही साथ सभी को देखा। दोबारा, यह मिशन पूरा हो गया है। मैंने भी रिपोर्ट कर दी है। प्रक्रिया को परिवार तक पहुंचाया जाता है। योगदान के बिंदु आपके पहचान टोकन में पहले से ही मौजूद हैं। आप उन्हें खुद से चेक कर सकते हैं। अगर आप बाद में कुछ रिडीम करना चाहते हैं तो आप टोकन के जरिए ऐसा भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपके पास भेजेगा। नोड, ये सुनने के बाद कई लोगों को परवाह नहीं थी। उन्हें अपनी निराशा का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने हाथों में लिए टोकन की जांच की और तब उन्होंने पाया कि कोने पर एक नंबर का निशान था टोकन का, लेकिन चेन किंगहे का नंबर मार्क 18 बजे का था और बाकी लोगों का नंबर 8 बजे का था। यह ऐसी बात थी जिस पर पहले ही सहमति बन चुकी थी और बाकी लोगों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। चेन किंगहे ने अपने हाथ में टोकन को देखा और उसके दिल में सतर्कता का भाव था। ये टोकन कोई साधारण चीज नहीं थी। ये संभवतः किसी टोटेम से संबंधित था। ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा सावधान रहना होगा। भविष्य, हालांकि चेन किंगहे बहुत चिंतित नहीं है। आखिरकार उसके पास अभी भी परिवार के कुलदेवता टोकन है और कुलदेवता भी एक दूसरे से अलग थलग हैं। जहां तक हाथ में मौजूद 18 योगदान बिंदुओं की बात है, उन्हें अब कुछ चीजों के लिए बदला जा सकता है, जैसे कि कुछ उपचारात्मक पवित्र वस्तुएं जो क्यूई नियंत्रण क्षेत्र में योद्धाओं के लिए भी प्रभावी हैं, जैसे कि कुछ गोलियां जो किसी के स्वयं के गैंग क्यूई को संघनित कर सकती हैं। हालांकि आप केवल 1 या 2 को ही रिडीम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। अभी भी देखिए कि योगदान अंक कितने मूल्यवान हैं। लेकिन चेन किंगहे को फिलहाल इसे भुनाने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि परिवार का मुख्य उद्देश्य इस बार खुद को बुद्धिमानी से बचाना है, लेकिन बाद के युद्ध में शायद वह और अधिक इकट्ठा कर सके। योगदान अंक प्राप्त करें और उन्हें किसी ऐसी चीज से बदलें जो दायरे से बाहर निकल सके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
और चेन किंगहे को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा है। अंत को विस्फोट करने के अपने पिछले अनुभव के साथ क्यूई नियंत्रण के चौथे स्तर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं थी। उसके बाद ये बस एक पीस था और उसे अगले स्तर के बारे में पहले से सोचना था। जहां तक पौष्टिक गोली की बात है, चेन किंगहे ने कभी नहीं सोचा था कि भले ही वो इसे बदल सके, लेकिन उसका परिवार निश्चित रूप से इसे बदलने का विकल्प नहीं चुनेगा। वे 3 पौष्टिक गोलियां वर्तमान परिवार के लिए वरदान से अधिक आपदा हैं। चेन किंगहे ने लेई सोंग और अन्य 2 लोगों पर नजर डाली और पाया कि उनमें से किसी ने भी टोकन का आदान प्रदान नहीं किया था। उन्होंने बस सावधानी से अपने हाथों में टोकन रख दिए, कुछ पौधे निकाल लिए। उनके शरीर से सभी चीजें निकालकर उनके मुंह में ठूंस लीं। ऐसा लगता है कि वे दोनों भी अधिक कीमती चीजों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। उनके शरीर पर चोटें होने पर भी प्रत्येक जनजाति द्वारा लाई गई चीजों की मदद से उनका इलाज किया जा सकता है। इस मिशन में एक व्यक्ति खो गया। मुझे इसकी आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करें और उनसे किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए कहें। आप आराम कर सकते हैं और अगले मिशन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लिन युवानजू ने जो कहा उसे सुनकर कई लोग उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें चिंता थी कि अगर टीम में से एक भी व्यक्ति गायब हो गया तो आगे के काम ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन इस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस लड़ाई के बाद उन्हें वास्तव में थोड़ी देर के लिए आराम करने की जरूरत है, अन्यथा वायु नियंत्रण क्षेत्र में योद्धा भी लगातार उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बारे में सोचते हुए उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरकार युद्ध शुरू हो चुका है और वे किसी भी समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट योद्धाओं का सामना कर सकते हैं। समय, जहां तक चेन किंगहे का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि वो उपचार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा है और समय बर्बाद न करने की कोशिश कर रहा है। योनगान शहर में पारिवारिक महल में इस समय यहाँ 20 से अधिक लोग एकत्रित हैं। ये 20 लोग कोई और नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के विभिन्न छोटे परिवारों के मुखिया थे। हालांकि ऐसे कई छोटे परिवार हैं जो एक दूसरे से परिचित हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं। दूसरी ओर 20 से अधिक लोग फिलहाल बहुत शांत हैं, उनके बीच कोई शोर या संचार नहीं है और उनके चेहरों पर केवल चिंता के भाव हैं। चूंकि आज चेन परिवार की बैठक का समय था, इसलिए वे यहाँ जल्दी ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हुई चेन परिवार की बैठक के बारे में उपस्थित सभी कबीले नेताओं की अभिव्यक्ति अलग अलग थी। आखिरकार वे इस बार परिवार के 50% संसाधनों के साथ आए थे और हर कोई चेन परिवार के भविष्य के कार्यों के बारे में चिंतित था। आखिरकार अगर चेन परिवार ने 50% मांगा हर साल संसाधन, तो परिवार नहीं होगा, जीना होगा। ये देखते हुए कि बैठक के लिए सहमत समय आ गया है। बीतते समय के साथ चेन परिवार के मुखिया को लंबे समय तक नहीं देखा गया, जो मदद नहीं कर सकता था लेकिन उपस्थित कबीले के प्रमुखों को थोड़ा सा परेशान कर दिया। लेकिन इस स्थिति में भी किसी ने उनसे आग्रह नहीं किया। आखिरकार वे सभी चेन परिवार से संबद्ध परिवार थे। थोड़ी देर बाद सभी के कानों के पास कई अलग अलग कदमों की आवाजें सुनाई दीं। सबने ऊपर देखा और आगे चल रहा व्यक्ति जल्द ही सबकी नजरों में आ गया। ये व्यक्ति लंबा और सीधा था, ड्रैगन और बाघ की तरह चल रहा था, गहरे रंग का लबादा पहने हुए था और एक सुंदर चेहरा लिए हुए था। उसका चेहरा क्रोध से रहित और आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। गहरा, हालांकि वह वर्षों से बपतिस्मा ले चुका था, फिर भी वह ज्ञान से भरपूर था और उसकी गति भी बाकी सभी से ऊपर थी। यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित लोगों को सामने वाले व्यक्ति की पहचान पता न भी हो तो भी वे उसके शरीर और रूप रंग को देखकर अनुमान लगा सकते थे। ये व्यक्ति चेन परिवार का मुखिया होना चाहिए। चेन तियानजिंग के अलावा कई युवा कबीले के लोग भी थे। हालांकि वह एक किशोर की तरह दिखता था। कबीले के लोग उपस्थित सदस्य थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग जनजात क्षेत्र के अंतिम चरण में थे या यहाँ तक कि महान सफलता प्राप्त कर चुके थे, और वे नेता भी थे जिन्हें पहले उनके कुलों में भेजा गया था।
इससे वहां उपस्थित लोगों को भी उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं हुई। चेन तियानजिन को धीरे धीरे आगे बढ़ता देख सभी लोग अनजाने में दोनों तरफ बंट गए, जिससे बीच का रास्ता खुला रह गया और सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुके। चेन तियानजिन के मुख्य सीट पर बैठने के बाद सभी ने एक एक करके सलामी दी। कबीले के मुखिया चेन से मिलिए। हम। जैसे ही चेन तियानजिन की धीमी आवाज आई, सभी ने हिम्मत करके अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आगे देखने लगे। चेन तियानजिन ने नीचे सभी लोगों की ओर देखा, उसका भाव शांत था। आज का परिवार पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि आज भी उतना ही समृद्ध है जितना उस समय का परिवार था। चेन तियानजिन की यादों में उस समय परिवार एक मध्यम आकार का परिवार रहा होगा, लेकिन विरासत का समय लंबा था। लेकिन अब ये परिवार सचमुच एक आशाजनक परिवार है। नीचे चिंतित कबीले के नेताओं को देखते हुए चेन तियानजिन भी धीरे से बोला, मेरा चेन परिवार दशकों से ब्यूरियल माउंटेन में रहता है और हमेशा शांति के लिए प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन हम दुश्मनों द्वारा बार बार हमारे क्षेत्र पर आक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले में हमारे कबीले को इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस बार आपके द्वारा दिए गए सभी संसाधनों की जांच की है। अब जब आप हमारे कबीले से जुड़े हैं, तो आपको हमारे कबीले के आदेशों को सुनना चाहिए। क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है? चेन तियानजिन के बोलने के बाद उन्हें तुरंत सभी से प्रतिक्रिया मिली। कबीले के नेता चेन ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। ऐसा ही होना चाहिए। हम सभी कबीले नेता चेन के आदेश की प्रतीक्षा करने को तैयार हैं। अब जब सभी कुलों ने संसाधनों की पेशकश की है, तो चेन परिवार एक बड़ा सौदा बन गया है, और भले ही सभी कबीले लड़ने के लिए एकजुट होना चाहते हैं, ये बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय से सुना है कि मध्यम आकार के परिवार जियांग शुई फोंग परिवार ने भी पहले ही संसाधन भेज दिए हैं। इस तरह चेन परिवार का सैकड़ों मील के दायरे में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और केवल ऊपरी वर्ग परिवार एक या दो की जांच और संतुलन कर सकते हैं। लेकिन अब 5 डोमेन युद्ध का समय आ गया है और उच्च वर्ग के परिवारों के पास इन चीजों की परवाह करने का समय नहीं है। यहाँ तक कि शक्तिशाली गोंग्यांग परिवार भी चेन परिवार से निपटने में असमर्थ था। पिछली बार वहाँ मौजूद कबीले के नेता बिना दिमाग के नहीं थे। ऐसे में अगर वे चेन परिवार के आदेशों को नहीं मानते तो शायद वे विलुप्त हो जाते। ये देखकर कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, चेन तियानजिन ने आगे कहा, चूंकि आप हमारे कबीले के एक सहायक परिवार हैं, इसलिए आपको हर साल परिवार के संसाधनों का 50% हमारे कबीले को प्रदान करना चाहिए, और आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी कुलों के सरदारों ने रंग बदल लिया। प्रत्येक कबीले के लिए पहले आत्मसमर्पण के लिए 50% संसाधन उपलब्ध कराना उचित है, लेकिन यदि वे हर वर्ष 50% संसाधन उपलब्ध कराते हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा? क्या इन छोटे परिवारों के लिए जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि इन छोटे परिवारों के अधिकांश संसाधन उनके कबीले के सदस्यों पर खर्च किए जाते हैं हर साल, जिसकी लागत कई 100% है, लेकिन मौजूदा कबीले के सदस्यों के अलावा कबीले में हर साल नए कबीले सदस्य आते हैं जो मार्शल आर्ट में कदम रखते हैं, इसलिए समय बीतने के साथ परिवार के संसाधन अनिवार्य रूप से अधिक दुर्लभ हो जाएंगे। हर साल 50% संसाधन देकर वे केवल परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, विकास की तो बात ही छोड़िए। मुझे डर है कि परिवार के बुजुर्गों का मासिक वेतन भी नहीं मिल पाएगा। भविष्य में मिलेंगे, ये सोचते हुए एक कबीले का नेता खड़ा हुआ और थोड़ा संकोच भरे स्वर में बोला। कबीले के नेता चेन, क्या 50% संसाधन बहुत ज्यादा हैं? बोलने वाला व्यक्ति लू कैमिंग था, जो जिन्युन पर्वत में लू परिवार का मुखिया था। युनमेंग शहर के पास एक छोटा परिवार होने के नाते ये परिवार काफी मजबूत है। अगर चेन परिवार ने कार्रवाई नहीं की होती तो युनमेंग शहर शायद संकट में पड़ जाता। दूसरे परिवारों के हाथ। लेकिन चेन परिवार के इस कदम से न केवल उनके परिवार को युनमेंग शहर खोना पड़ा, बल्कि यह परिवार चेन परिवार का एक सहायक परिवार बन गया। हालांकि
चेन परिवार मजबूत है, यहाँ तक कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब उसने सुना कि परिवार को संसाधनों का 50% देना होगा, तो लू कैमिंग को इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा और उसने कहा कि वह अपने परिवार को 50% देने के लिए तैयार है। खड़ा होना। ये देखा जा सकता है कि उसके खड़े होने के बाद किसी अन्य परिवार के नेता ने उसका अनुसरण नहीं किया, जिससे लू कैमिंग को अपने दिल में पछतावा हुआ, लेकिन वह इस समय पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए वह केवल उसे काट सकता था। बोली, आखिरकार अगर हम इसके लिए अभी नहीं लड़ेंगे तो परिवार को कभी मौका नहीं मिलेगा। ओह कुलपति लू, क्या 50% संसाधन बहुत ज्यादा माने जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके परिवार ने हाल के वर्षों में पर्याप्त मेहनत नहीं की है? जैसे ही चेन तियानजिन के शब्द निकले, एक अदृश्य जानलेवा इरादा अचानक साइड हॉल से निकला और एक पल में पूरे साइड हॉल का तापमान बहुत गिर गया। इस समय लू कैमिंग, जिसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु का संकट आसन था, अचानक अपने होश में आया। चेन परिवार अपने कबीलों के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि आदेश दे रहा था। अगर उसने अभी मना कर दिया तो मुझे डर है कि परिवार को नुकसान होगा। इस समय लू कैमिंग की आंखें तुरंत स्पष्ट हो गईं। कुलपति चेन सही हैं और हमारा कबीला इसके लिए तैयार है। शांति बनाओ। जब हत्या का इरादा खत्म हो गया और साइड हॉल में तापमान सामान्य हो गया, लू कैमिंग को भी राहत मिली। ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क चेन का इरादा बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने का नहीं था, अन्यथा वह खतरे में पड़ जाता। इस बार लेकिन इस समय लू कैमिंग की पीठ भी पसीना आ रही थी। बगल में खड़े दूसरे कबीले के सरदारों ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब हत्या का इरादा जाहिर हुआ, अभी अभी उन्हें भी यह महसूस हुआ, अगर लू कबीले का मुखिया अगर कोई मौके पर ही मना करने की हिम्मत करता तो अगले ही पल खून 5 कदम दूर तक फैल जाता। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वह व्यक्ति कहाँ है। ये कदम उठाया गया था। ये देखकर कि वहाँ कोई आपत्ति करने वाला नहीं था, चेन तियानजिन के चेहरे पर गंभीर भाव भी गायब हो गए और उन्होंने एक हल्की मुस्कान दिखाई। मेरा चेन परिवार अनुचित नहीं है। हम 5 डोमेन युद्ध के दौरान ही 50% संसाधन प्रदान करते हैं। युद्ध के बाद परिवार के पास नए ऑर्डर होंगे। संसाधनों का कुछ प्रतिशत कम करना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा यदि आप संसाधनों की पेशकश करते हैं, जियानटियन क्षेत्र या युकी क्षेत्र में, आप मूल संसाधनों पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह कुछ अत्यंत दुर्लभ संसाधन है, तो मेरा चेन परिवार आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। पहले तो वहां मौजूद लोग 50% संसाधनों को लेकर चिंतित थे, लेकिन ये सुनने के बाद सभी की नजरें अलग हो गईं। कबीले के नेता के रूप में वे निश्चित रूप से मूर्ख नहीं थे। इससे उन्होंने जल्दी से निर्धारित किया कि चेन परिवार जो चाहता था वह उनके छोटे कुलों के संसाधनों का 50% नहीं था, बल्कि उच्च संसाधन थे। स्तर के योद्धा उपयोग कर सकते हैं। बस इतना था कि जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं और युकी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए आवश्यक संसाधन पाना कठिन था, इसलिए उनके छोटे कबीले कितने लोग ऐसा कर सकते थे। पास होना। लेकिन ये सोचकर कि इसमें कुछ कमी हो सकती है, वहां उपस्थित कई कबीले नेताओं के मन में भी कुछ विचार आए। यद्यपि यह एक छोटा सा परिवार है, फिर भी ऐसा कौन सा परिवार है जिसने अभी तक सामान इकट्ठा नहीं किया है? आखिरकार कबीले के अधिकांश सदस्यों का सुधार कबीले के बुजुर्गों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार। इसके अलावा चेन परिवार ने कुछ भी नहीं किया है। 5 डोमेन युद्ध के बाद वे अभी भी संसाधनों की आपूर्ति को कुछ प्रतिशत कम करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उस समय वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि चेन परिवार अभी भी वहां है या नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान चेन परिवार मना नहीं कर सकता और भविष्य पर विचार करने से पहले उन्हें परिवार के जीवित रहने तक इंतजार करना होगा। हमारा कबीला अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और कभी देरी नहीं करेगा। परिवार कुलपति चेन के विश्वास पर खरा उतरेगा। क्षण भर में विभिन्न कुलों के प्रमुखों ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। चेन तियानजिन ने ये देखकर थोड़ा सिर हिलाया,
इस मामले में मैं तुम्हें और नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी लोग एक एक करके पीछे हट गए। जब साइड हॉल में बैठे सभी लोग चले गए तो साइड में बैठे चेन हानली ने कहा, कबीले के नेता, इन लोगों ने देखा होगा परिवार के इरादे क्या हैं। क्या वे वास्तव में परिवार के संसाधनों को कम करने के लिए उच्च स्तरीय संसाधनों का उपयोग करेंगे? चेन तियानजिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल परिवार के सदस्यों को पूरी ताकत से खेती करनी पड़ती है और उनके पास दूसरों पर ध्यान देने का समय नहीं होता। इन छोटे परिवारों की शक्ति उधार लेकर इससे परिवार को बहुत लाभ भी हो सकता है। यदि वे अपने संसाधनों का 50% नहीं सौंपना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहेंगे। परिवार के पास सामान्य संसाधनों की कमी नहीं है, पर हम इन छोटे परिवारों से भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि परिवार के पास अभी भी एक काम है। आप कुछ दिनों में वहां जा सकते हैं। अपने कानों के पास शब्दों को सुनते हुए चेन हानली बार बार सिर हिलाया। कबीले के नेता फैंग परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि उसने पहले प्राप्त सभी संसाधन वापस कर दिए हैं। सामूहिक दफन पर्वत में चेन तियानजिंग ने ये सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और फिर धीरे से अपने हाथ में लकड़ी का बक्सा खोला। लकड़ी के बक्से में सूर्य परिवार के प्रसिद्ध मध्य स्तरीय युद्ध कौशल के अलावा और कुछ नहीं था। फूडो मिंग किंग चेन तियानजिंग इससे बहुत प्रभावित हुए। युद्ध कौशल। आखिरकार जब सन युवानजी ने इस युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया तो प्रभाव असाधारण था। लेकिन अधिक कारण ये था कि सन युवानजी ने इस युद्ध कौशल का बहुत अभ्यास किया था। हालांकि अब परिवार के पास कई पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल हैं, वर्तमान में केवल 7 भावनाएं ही और 6 अल्टीमेट तलवारें निश्चित रूप से जीत सकती हैं। लेकिन आदिवासियों के अनुसार जितना अधिक समय आप जीतेंगे, 7 भावनाओं और 6 परम तलवारों का अभ्यास करें, यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। विशेष रूप से जब आप इस युद्ध कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं और 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं तो आप वास्तव में इसकी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। युद्ध कौशल। इसके अलावा परिवार के पास अब बहुत सारे पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल हैं। चेन तियानजिंग को इस युद्ध कौशल में केवल थोड़ी दिलचस्पी है और वह इसे नहीं जोड़ता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि परिवार के कुलदेवता के धड़ पर इस युद्ध कौशल की कोई रेखा नहीं है, जिसका अर्थ ये भी है कि कबीले के सदस्यों के लिए इस युद्ध कौशल का अभ्यास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन यदि कबीले के सदस्य इसमें रुचि रखते हैं तो अभ्यास करने में कोई बुराई नहीं है। इस युद्ध कौशल के अलावा फैंग परिवार ने कई अन्य संसाधन भी भेजे, जिनमें ज़ियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए आवश्यक कुछ संसाधन और यहाँ तक कि क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं के लिए आवश्यक कुछ छोटी चीजें भी शामिल थीं। हालांकि ये संसाधन सन परिवार की संपत्ति नहीं है, बल्कि फैंग परिवार द्वारा पूरक हैं। आखिरकार सन परिवार से शुरू में लूटे गए कई संसाधनों का इस्तेमाल फैंग परिवार द्वारा किया गया है। इस महीने फैंग परिवार पारिवारिक उत्पीड़न के अधीन था। फैंग परिवार ने न केवल सभी मूल संसाधनों को वापस कर दिया, बल्कि कुछ को भर दिया, अन्यथा परिवार इस परिवार को जाने नहीं देता आसानी से। इसके अलावा जब सन परिवार चला गया तो वे अपने साथ परिवार के कई कौशल भी ले गए। आखिरकार ये चीजें पारिवारिक विरासत हैं। प्रचंड ज्वाला तकनीकों में से एक संभवतः सन युवानजी और सन युवानहे द्वारा अपनाई गई थी। ये तकनीक मार्शल कलाकार की आभा को ज्वाला आभा में परिवर्तित कर सकती है, जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये भी ज्वाला की स्थिति को तोड़ने में असमर्थ है। एकाग्रता। इसके अलावा परिवार में छठा परिवर्तन होता है, रहस्यमय कौशल, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फैंग परिवार द्वारा लौटाए गए संसाधनों को एक एक करके पढ़ने के बाद चेन तियानजिंग ने जल्दी से नीचे लकड़ी के बक्से को देखा। इस लकड़ी के बक्से में उसे एक असामान्य आभा महसूस हुई। चेन तियानजिंग ने बिना देखे ही अनुमान लगा लिया होगा कि यह वस्तु सन परिवार का कुलदेवता है। मैंने सुना है कि इस जनजाति का कुलदेवता अन्य जनजातियों के पवित्र वृक्ष के समान है,
तथा इस जनजाति का कुलदेवता एक मध्यम कुलदेवता और एक धूप कुलदेवता है। फैंग परिवार निश्चित रूप से इस चीज को रखना चाहता था, लेकिन फैंग परिवार इन चीजों को छिपा नहीं सकता था, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने उन्हें नहीं सौंपा तो वे निश्चित रूप से परिवार द्वारा मारे जाएंगे। चेन तियानजिंग ने इसे नहीं खोला। भले ही इस कबीले का कुलदेवता कमजोर था, फिर भी इसमें असाधारण दिव्य शक्ति थी और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। पवित्र वृक्ष। और यह पहली बार है जब परिवार को मध्यम टोटेम प्राप्त हुआ है। कुछ ही समय बाद कबीले के सदस्य लकड़ी के बक्से को पैतृक भवन में ले गए। पैतृक हॉल के ऊपर जी यांग ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। इससे पहले कि आदिवासी कोई कदम उठा पाते, जी यांग की शक्तिशाली चेतना की कुचलने वाली ताकत के तहत लकड़ी का बक्सा तुरंत रह गया, टूटकर अंदर का असली रूप सामने आ गया। यह एक बूल का पेड़ था जो केवल आधा मीटर ऊंचा था। बूल के पेड़ की कई पत्तियां पीली पड़ गई हैं और शाखाओं के बीच अभी भी कुछ मुरझाए हुए गूल के फल हैं। इस समय जी यांग को भी गूल के पेड़ से थोड़ी अलग आभा महसूस हुई, जिससे जी यांग थोड़ा उत्सुक हो गया। जैसे ही लकड़ी का बक्सा टूटा, गूल के पेड़ की जड़ें तेजी से जमीन पर आ गईं। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, गूल के पेड़ की जड़ें तेजी से फैलने लगीं, ठीक वैसे ही जैसे पहले के दूसरे टोटेम फैलते थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपने पैरों के नीचे की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह हर टोटेम की सहज प्रवृत्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के आध्यात्मिक प्राणियों को भी स्वर्ग और पृथ्वी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जी यांग ने उसे नहीं रोका, वह बस चुपचाप देखता रहा। यद्यपि पिछली लड़ाई में बहुत सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी, अब जब हम अपने क्षेत्र में हैं, तब भले ही यह गूल का पेड़ पूरी तरह से खिल गया हो, ये हमारा नहीं होगा। प्रतिद्वंद्वी चेन तियानजिंग और अन्य लोगों की निगाहों के नीचे गूल का पेड़ तेजी से बढ़ता गया। जब उसका धड़ कई फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तो गूल के पेड़ की शाखाओं से अचानक एक सुनहरा फीनिक्स निकला। फैंग की वुटोंग। ये रंगीन फीनिक्स कोई अवतार नहीं, बल्कि एक टोटेम आत्मा है। अपने सामने विशाल टिड्डी के पेड़ को देखकर कैफेग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा और वह जी यांग की ओर दौड़ी। आखिरी लड़ाई में सूर्य परिवार ने धूप के अवतारों की बलि दी और इसमें एक टोटेम आभा भी थी। हालांकि यह जी यांग से हार गया था, लेकिन गूल का पेड़ भी युद्ध की स्थिति जानता था। उस दिन अब जब उसने जी यांग को फिर से देखा तो उसे सहना स्वाभाविक था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन गुस्सा महसूस कर सकता हूँ। कैफेग के हमले का सामना करते हुए जी यांग भी असभ्य था। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग सीधे आत्मा पर कब्जा करने, अपनी चेतना की शक्ति को एक तेज चाकू में संघनित करने और छेदने के लिए किया। कैफेग का शरीर चोट लगने के बाद कैफेग की आंखें तुरंत खाली हो गईं, फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन की ओर गिर पड़ी। इससे पहले कि वह जमीन पर उतरे, कई जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उसके चारों ओर लिपट गईं। कुछ ही देर में जी यांग ने अपने सामने मौजूद टोटेम आत्मा को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया था। जब यह अवशोषित हो गया, तो मूल रूप से हरे गूल के पेड़ तेजी से मुरझाने लगे और अंततः गायब हो गए। जब जी यांग ने सोचा कि अब और कुछ नहीं है, तो उसने समृद्ध सुनहरे रंग की अनगिनत लंटें देखीं। तुरंत जड़ों के चारों ओर लिपटी हुई, जो अभी अभी रंगीन फीनिक्स के चारों ओर लिपटी थीं। उसके धड़ की ओर जब जी यांग ने ये दृश्य देखा तो वह घबरा गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह परिचित सुनहरा रंग क्या है। ये धूपबत्ती की खुशबू थी, लेकिन फीनिक्स के पेड़ पर धूपबत्ती सूर्य परिवार द्वारा छोड़ी गई थी और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये चीज शुद्ध नहीं थी और इसका कोई मतलब नहीं था। उसके लिए जहर से अलग जी यांग नहीं चाहता था इन धूपबत्ती को अलग अलग इरादों से सोखने के लिए, लेकिन ये धूपबत्ती की खुशबू जी यांग की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही जी यांग उन्हें फैलाने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि ये धूप की गंध अलग थी। वे काफी शुद्ध लग रहे थे और उन्हें वह खुद ही सोख सकता था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जी यांग ने उन्हें बर्बाद नहीं किया,
बल्कि इन धूपबत्ती के फूलों को पत्तियों के पास ले गए। आकाश। कुछ ही देर बाद घने टिड्डे के पत्तों के बीच कई नए सुनहरे टिड्डे के पत्ते चमक उठे, और कोई असामान्यता नहीं थी। ये देखकर कि उसने कुछ हासिल किया है, जी यांग बहुत खुश भी। आखिरी लड़ाई के बाद उसके टिड्डे के पत्तों में बची धूप की गंध पर्याप्त नहीं थी, और वह धूप प्रक्षेपण भी नहीं कर सकता था। वह केवल सामूहिक कब्र के आसपास के कबीले के लोगों से संपर्क करें। इन धूप की खुशबू से उसे धूप के रास्ते में और अधिक प्रगति मिलेगी। सीमा पर दूर बैठे लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। निस्संदेह ये कुछ 100 ऊर्जा बिंदुओं से कहीं ज्यादा उपयोगी था, और इस फीनिक्स वृक्ष द्वारा प्रदान किए गए रक्त बिंदु और आध्यात्मिक शक्ति बिंदु वास्तव में अन्य कुलदेवताओं की तुलना में अधिक थे। इस समय जियान के रक्त में 1200 अंक की वृद्धि हुई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में 100 से अधिक अंक की वृद्धि हुई। ये कहा जा सकता है कि उसके पास एक महान था। फसल काटना।